जो बाइडेन साहब के कार्यकाल में भारत के रिश्ते जितने बिगड़े थे, खासकर आखिरी महीनों में, वो तो साहब सदियों मतलब वो दशकों तक ऐसा नहीं हुआ। ये तो देख के भारत की सरकार हैरान रह गई कि साहब आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मन ही भले साहब उससे। हमने देखा कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने साथ नहीं दिया प्रजातंत्र का, भारत के प्रजातंत्र का। उन्होंने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का साथ दिया। वो चीन के साथ अच्छे रिश्ते कर दिए, भारत के एक बरखिलाफ हो लिए। मैं रूस के को जो है इसके रूस के छक्के छुड़वा दूंगा, मैं रूस को इकोनॉमिकली तबाह कर दूंगा, जैसे कि रेगन साहब के कार्यकाल में सोवियत संघ को इकोनॉमिकली तबाह कर दिया गया था। सबसे बड़ा जो पीठ में छुरा घोंपा वो उन्होंने घोंपा साहब, जबकि $1 अरब हमसे खा गए थे। डील करी थी कि वो जनरल इलेक्ट्रिक के 404 और 414 जेट इंजन हमको देंगे। रकम हजम कर ली, एक जेट नहीं दिया, 2 साल बीत गए साहब। और हमारा पूरा प्रोग्राम जो कि MiG-21 1960 की दशक के जहाज निकाल के नए जहाज लाने का, उस पे साहब मलिया मेट कर दिया उन्होंने। पूरा भारत की एयरफोर्स का प्लान काफी नुकसान पहुंचाया हमको। मोदी डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात देखिए, 12 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन जा रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को से वार्ता के लिए। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 नया अवतार हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का वॉशिंगटन में, जिसने दुनिया में खलबली मचा दी है। बहुत सारी जो है बहुत सारी खलबली मच गई है पूरे जियोपॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के 2.0 अवतार को लेकर, उनकी वापसी को लेकर, क्योंकि वो बहुत डिसाइसिव स्टेप्स ले रहे हैं। इसलिए ये जो आने वाली मुलाकात है 12 फरवरी को, ये बहुत ही क्रूशल, बहुत ही अहम होगी। आने वाले भारत अमेरिका के रिश्ते, बहुत सारा इनकी जो है क्या टोन रहेगी, क्या टेनर रहेगा, वो इस मुलाकात पर मुनस्सर होगा, पे टंगा होगा। तो आइए साहब ये समीक्षा करते हैं कि वॉशिंगटन में क्या हो सकता है, क्या आउटकम्स होंगे इस बड़ी क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, जिसको कि 21st सेंचुरी की सबसे अहम रिलेशनशिप कहा जा रहा था, अमेरिकन्स ने ही कहा था। एक चीज मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, जिसे कहते हैं फौजी भाषा में। डोनाल्ड ट्रंप के प्रीडिसेसर जो बाइडेन साहब के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नादिर अपने न्यूनतम स्तर पे गिर चुके थे। पीरियड। एम्फेटिक स्टेटमेंट है, बट आई विल अंडरलाइन दिस। जो बाइडेन साहब के कार्यकाल में भारत के रिश्ते जितने बिगड़े थे, खासकर आखिरी महीनों में, वो तो साहब सदियों मतलब वो दशकों तक ऐसा नहीं हुआ। दशकों तक ऐसा हमारे जो है गिरावट नहीं आई थी इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप के अंदर। क्यों? देखिए साहब, कोल्ड वॉर में भारत और अमेरिका दोनों डेमोक्रेसीज थीं, दोनों प्रजातंत्र थे, शेयर्ड वैल्यूज थी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, फ्री प्रेस, फ्री जुडिशरी इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो बिल्कुल काफी नहीं थे दोनों में नजदीकी लाने के लिए। शेयर्ड वैल्यूज वर नो गारंटी फॉर शेयर्ड नेशनल इंटरेस्ट, शेयर्ड नेशनल सिक्योरिटी परसेप्शंस। इनफैक्ट उसके विपरीत ही था। हमने देखा कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने साथ नहीं दिया प्रजातंत्र का, भारत के प्रजातंत्र का। उन्होंने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का साथ दिया। वो चीन के साथ अच्छे रिश्ते कर दिए, भारत के एक बरखिलाफ हो लिए। तो वो तो लोएस्ट पॉइंट था साहब। फिर हमारे रिश्तों में सुधार कैसे हुआ? बड़ा सिंपल। कोल्ड वॉर के बाद जब चीन एक राइजिंग और इंक्रीजिंगली एग्रेसिव चाइना, सबसे बड़ी
थ्रेट उभर कर आ गया अमेरिका के लिए, भारत के लिए, दोनों देशों के लिए एक कॉमन थ्रेट हो गई। और दिस कॉमनैलिटी ऑफ थ्रेट ये एंकर प्रीमाइज बन गया भारत और अमेरिका के रिश्तों के अंदर। जो बेहतरी हुई, जो इंप्रूवमेंट हुई, उसका सारा जो है दारोमदार डिपेंडेंट था कि अब दोनों देश कॉमन वैल्यूज तो बहुत पहले से थे, बट अब कॉमन थ्रेट्स थी, कॉमन धमकी थी उनको, कॉमन खतरा था उनको चीन से। राइजिंग इंक्रीजिंगली एग्रेसिव चीन जो अपनी मसलें दिखा रहा था साउथ चाइना सी में, ताइवान स्ट्रेट्स में, हिमालयन बॉर्डर पे। इसने इन दोनों देशों को इकट्ठा किया और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दौर शुरू हुआ। इस दौर के चलते भारत क्वाड का हिस्सा बना, क्वाड्रिलैटरल फॉर डेमोक्रेसीज। अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश, ये चार प्रजातंत्र मिलकर चीन की बढ़ती ताकत को कंटेन करने की कोशिश, डिटर करने की कोशिश करेंगे। ये क्वाड का बेसिस था। और इसके चलते भारत ने अरबों रुपए का जो है मिलिट्री सामान अमेरिका से खरीदना शुरू किया। पहले हमारा सारा सामान रूस से आता था, अब हमने डाइवर्सिफाई शुरू किया और अमेरिका से हमने C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। हमने बोइंग मैरीटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट खरीदे, हमने M60 नेवी के लिए हेलीकॉप्टर खरीदे, हमने साहब हमारी फौज के लिए M777 मीडियम आर्टिलरी गन्स, तोपें खरीदी जो हिमालय में बहुत मुफीद और हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। हमने साहब प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदे, चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे, हमने साहब C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे, हमने साहब वो अपाशे हेलीकॉप्टर के भी पैसे दे दिए हैं, अभी तक आए नहीं, वो दूसरी बात है, बट वो भी हमने खरीदा इनसे। और बहुत मतलब इंपोर्ट करना शुरू किया अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट। तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के कार्यकाल में ये सारों को तो साहब बड़ा भारी धक्का लगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही उन्होंने कार्यकाल संभाला, उन्होंने कहा निकालो हमारे सिपाही अफगानिस्तान से, मैं लड़ना चाहता हूं रूस से, तैयारी में हमारे सिपाही निकाल लो। और जो गदर जो वहां मचा तमाशा, वो तो पूरी दुनिया ने देखा, मतलब तमाशा बना दिया साहब ये। जी हाँ सर, सोचे समझे बगैर अमेरिकन फौज पहले निकल गई, सिविलियन बाद में निकालने शुरू किए। तो ये साहब ये तो वहां पे उन्होंने शुरुआत करी। और जो पिवट टू एशिया था प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस का, जो चीन को प्राथमिकता दी जा रही थी कि मेन दुश्मन चीन है, रूस नहीं, अब वो टर्न्ड ऑन इट्स हेड कर दिया साहब, सिर के बल खड़ा कर दिया ये पूरा एंकर प्रीमाइज। और पिवट फ्रॉम एशिया टू पिवट टू यूरोप कर दिया बाइडेन साहब ने। उन्होंने कहा कि मेरा मेन एनिमी है रूस, मैं रूस के को जो है इसके रूस के छक्के छुड़वा दूंगा, मैं रूस को इकोनॉमिकली तबाह कर दूंगा, जैसे कि रेगन साहब के कार्यकाल में सोवियत संघ को इकोनॉमिकली तबाह कर दिया गया था और 15 देशों में स्प्लिंटर हो गया था सोवियत संघ, ठीक है। और वो वही चीज अब रूस को करना चाहते थे। कैसे? यूक्रेन को बैटरिंग रैम का इस्तेमाल करके, कि यूक्रेन को प्रॉक्स के जरिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ना रूस के साथ। मैं फौजें तो नहीं लगाऊंगा साहब, बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं लगाऊंगा, हथियार दूंगा, एमुनेशन दूंगा, मिसाइल दूंगा, सब कुछ दूंगा ताकि तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए, ड्रोन्स दूंगा ताकि खूब नुकसान हो रूस का। इतना नुकसान हो कि वो मतलब युद्ध छेड़ने पे वो जब तक मजबूर नहीं किया उन्होंने, वो भी सांस नहीं ली साहब। और जब जैसे ही रूस ने युद्ध छेड़ा तो पहले से तैयार थी प्लेबुक कि सिवियर सैंक्शंस, यानी कि अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस रूस के खिलाफ लगा दी गई। असली मुद्दा था इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट रशिया, कि रशिया की इकोनॉमी को हम तबाह कर देंगे, हम मॉस्को में तख्ता पलट कर देंगे साहब। ये था बाइडेन साहब का पूरा डिजाइन। और पहले तो साहब वो बड़े अच्छे मीठी मीठी बातें करते रहे,
जफ्फियाँ मारते रहे मोदी जी को, जहाँ भी मिलते थे खुद आके जफ्फी मारते थे वगैरह वगैरह। बट धीरे धीरे साहब पता चलना शुरू हुआ कि उनका तो पूरा रवैया ही 180 डिग्री चेंज हो गया साहब। क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब कि हम रूस से जंग लड़ रहे हैं, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, आप हमारे साथ हैं साहब या आप हमारे बरखिलाफ हैं, कोई न्यूट्रलिटी नहीं है इस वॉर में, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और आप साहब बदले नहीं तो हम आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। अभी खबर आई है साहब कि अमेरिका की यूएस एड एजेंसी ने 6.2 अरब डॉलर दिए थे, भारत के अंदर भेजे थे जॉर्ज सोरस और उनके जैसे महारथी कि भारत में तख्ता पलट किया जाए। भारत में तो वो तख्ता पलट शायद नहीं कर सके साहब, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट जरूर कर दिया, ताकि भारत की सिक्योरिटी को, जो नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में भारत ने साउथ एशिया में बदलाव किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर कर बांग्लादेश का निर्माण कर कर, वो पूरा मट्टी में मिला दिया। वो फिर आईएसआई को सपोर्ट देने शुरू हुए कि तुम खालिस्तान बनवाओ, तुम कश्मीर में गदर करवाओ, और जो भी खालिस्तानी कनाडा में थे उनको उन्होंने बड़ा सपोर्ट देना शुरू किया, और तुमने फ्री स्पीच कर रहा है हमारा पन्नू, तुमने हिमाकत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की, सोचने की भी, ये तुम्हारे देश में जहाज गर्क करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं, तो पूरा हक है उनको साहब, फ्री स्पीच है ना। तो हम तो हैरान रह गए साहब, देखते ही रह गए। फिर बोला साहब हम तो नॉर्थ ईस्ट में कुकी लैंड बनाएंगे साहब, क्रिश्चियन कुकी लैंड। और फिर साहब सबसे बड़ा जो पीठ में छुरा घोंपा वो उन्होंने घोंपा साहब, जबकि $1 अरब हमसे खा गए थे, डील करी थी कि वो जनरल इलेक्ट्रिक के 404 और 414 जेट इंजन हमको देंगे। रकम हजम कर ली, एक जेट नहीं दिया, 2 साल बीत गए साहब, और हमारा पूरा प्रोग्राम जो कि मिग 21 1960 की दशक के जहाज निकाल के नए जहाज लाने का, उस पे साहब मलिया मेट कर दिया उन्होंने पूरा भारत की एयरफोर्स का प्लान, काफी नुकसान पहुंचाया हमको। अब साहब ये तो देख के भारत की सरकार हैरान रह गई कि साहब आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मन ही भले साहब उससे। और तभी आपको याद होगा कि भारत ने फिर तंग आकर चीन के साथ एक थॉ करने की कोशिश करी कि साहब हम दुनिया भर में अमेरिका से भी लड़ें, चीन से भी लड़ें, पाकिस्तान से भी लड़ें, बांग्लादेश से भी लड़ें, ये तो हमको थोड़ी दुश्मनाई अपनी कम करनी पड़ेगी। मजबूर किया बाइडेन साहब ने, मजबूर किया। तो साहब यानी बात यहां तक पहुंच गई कि भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने चैन की सांस ली जब जो बाइडेन साहब को अमेरिका की जनता जनार्दन ने उठा के बाहर फेंका, और डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट के पद पर बरकरार हुए। तो साहब भारत में काफी उम्मीद की किरण जगी, थैंक गॉड बाइडेन गए, चचा बाइडेन गए और डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं। जो उनकी केमिस्ट्री थी मोदी जी के साथ फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छी थी, 1.0 जो टेन्योर था उनका कार्यकाल, बहुत भारत और अमेरिका की दोस्ती में इजाफा हुआ था, रिश्ते घनिष्ठ हुए थे, ठोस बेसिस पे हुए थे, और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल क्लियर थे कि चीन उनका मेन दुश्मन है, और अगर उनको चीन को कंटेन करना है, लड़ना है, कंपीट करना है, तो उनको जापान और भारत की इमदाद चाहिए, वो अपनी तरफ चाहिए। वो बिल्कुल क्लियर थे। जो बाइडेन साहब भी बिल्कुल क्लियर थे कि चीन जाए भाड़ में, मेरे को तो रूस से लड़ना है साहब, और अगर मैं रूस से लड़ रहा हूं तो भारत तुम भी रूस से लड़ोगे, इकट्ठी करोगे, ये करोगे, वो करोगे। यानी बचकानी बात साहब। भारत ने मना कर दिया तो वो हाथ धो के पीछे पड़ गए साहब, जितना नुकसान कर सकते थे करके गए हैं। $6.2 बिलियन तो यूएस एड के जरिए भारत की सरकार पलटने के लिए वो लगा के चले गए साहब। ऐसा तो हाल था, और अपने आप को दोस्त बोलते थे, मुंह में राम राम बगल में छुरी, छुरी घोंपी एलसीए डील के साथ। तो भारत में साहब उम्मीद की किरण, रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ कि थैंक गॉड बाइडेन साहब गए,
थैंक गॉड वो इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आ गए हैं। एक थोड़ा बीच में एक किरकिरी थोड़ी सी हो गई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी जी को अपने स्वेरिंग इन के लिए नहीं बुलाया। अटकल लगाई जा रही है कि जब मोदी जी गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में तो उस वक्त हमारी एम्बेसी ने उनको डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे, हमारी एडवाइस ने एम्बेसी ने उनको परामर्श दी शायद कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ना जीतें, और अगर डेमोक्रेट आ गए वो तो ऑलरेडी हमसे चिढ़ खाए हुए हैं, दुश्मनी मोल लिए हुए हैं, अगर आप उनसे मिले तो साहब बहुत गदर हो जाएगा, खासकर अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए। तो ये परामर्श के चलते वो नहीं मिले डोनाल्ड ट्रंप साहब से। लोग समझते हैं कि ये शायद हमको मिल लेना चाहिए था। खैर, इट इज़ टू लेट, इट इज़ नाउ हिस्ट्री। तो इसके चलते उन्होंने बुलाया नहीं, लेकिन ज़रूर हाँ, उन्होंने हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वहाँ कोई 6-7 दिन थे, उनको बुलाया, बड़ा प्रोमिनेंट जगह पे सीट किया, और वो पहले थे जो मार्को रूबियो साहब से मिल के आए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो मतलब इट वॉज अ गुड सिग्नल, इट वॉज अ रिलीफ टू सी दैट चेंज इन एटीट्यूड। देखिए साहब, हमको उम्मीद क्यों है? उम्मीद इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो भी अपने जो सीनियर फंक्शनरीज हैं अपनी सरकार के, उसमें ऐसे लोग चुने हैं जो प्रो इंडिया है, एंटी चाइना है। मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये वही सज्जन हैं जिन्होंने सेनेट में बिल इंट्रोड्यूस किया था कि भारत को नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दिया जाए, जापान की बराबरी का दर्जा दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया की बराबरी का, और जो हथियार इन्हें चाहिए वो इनको प्रायोरिटी पे दिए जाएं, या जहाँ से भी खरीदना चाहते हैं खरीदने दिए जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं ये चाइना के खिलाफ एक बुलवार्क बने। माइक वॉल्ट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बहुत एंटी चाइना है, प्रो इंडिया है। तुलसी गैबर्ड, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, वो तो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और वो मुंह फट हैं, वो शरेआम स्पेड को स्पेड बोलती हैं, शी कॉल द स्पेड अ स्पेड, और बहुत ही मतलब वेल डिस्पोज टुवर्ड्स इंडिया हैं। तो ये जो उनके अपॉइंटीज देख के, उनके डिफेंस सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट जो है, उनके कैश पटेल हेड ऑफ FBI वगैरह, ये सब देख के भारत में बिल्कुल एक रिलीफ की लहर गई कि साहब अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप 2.0 सरकार है, ये भारत के प्रति ये मित्रता फिर से जो है, जिसका सत्यानाश कर दिया था जो बाइडेन ने, वो फिर से रिवाइव होगी। ये उम्मीद भारत में जगी है। कहाँ तक ये जायज़ है, कहाँ तक सार्थक होगी, ये तो 12-13 फरवरी को हमें पता चल जाएगा। ठीक है साहब। जो प्रॉब्लम एरिया है वो क्या एरिया है? हमारा प्रॉब्लम एरिया है टैरिफ। और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ट्रांजैक्शनल सज्जन है कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, टिट फॉर टैट करूंगा बिल्कुल। ठीक है साहब। तो व्हाट्स इन इट फॉर मी, वो बिजनेसमैन है, बड़े आला दर्जे के बिजनेसमैन है, और वो तो बिल्कुल साफ दो टूक मुंह पे मुंह फट बोलते हैं कि साहब व्हाट आर यू डूइंग फॉर अमेरिका। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वो चाहते हैं। इसके चलते जो प्रॉब्लम एरिया आ रहा है वो है साहब टैरिफ्स। टैरिफ उन्होंने तो भारत को सिंगल आउट भी कर दिया कि ये भी एक देश है जो बहुत टैरिफ लगाता है। तो क्या ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्या ये अड़चन आ सकती है? हाँ, कुछ हद तक, बट आई डोंट थिंक इट इज इनसरमाउंटेबल। देखिए जरा थोड़ी समीक्षा जरूरी है। मेन देखिए, जिसको चिढ़ है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, वो लोग जिनके खूब ट्रेड सरप्लस हैं अमेरिका के साथ। ट्रेड सरप्लस सबसे ज्यादा है चीन का, $300 बिलियन ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ। मेक्सिको, कनाडा $150 अरब के आसपास के उनके ट्रेड सरप्लस है। भारत का ट्रेड सरप्लस तो साहब केवल $32 अरब है। $32 अरब, कोई इतना बड़ा नहीं है कि वो हमको चीन के दर्जे में ले आए या मेक्सिको कनाडा के दर्जे में ले आए, जिनके खिलाफ उन्होंने 25% टैरिफ की धमकी दी थी, लगा भी दिए थे, लेकिन फिर बोला ओके 1 महीना दे रहा हूं। ठीक है साहब। तो ये जो है, ये टैरिफ एक प्रॉब्लम आ सकती है, पहले भी आई थी। वो हार्ले डेविडसन बाइक को लेके बहुत चिढ़ गए थे कि क्यों आप ये नहीं खरीद रहे, इतनी अच्छी साइकिल
उस वक़्त 70% टैरिफ था, हार्ले डेविडसन पे घटा के 50% उसी टाइम कर दिया था, अब 40% पे ला रहे हैं। बहुत सारा प्रीएम्प्टिव हम काम कर रहे हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं या तो मैं टैरिफ लगा के ट्रेड डेफिसिट कम करूंगा या आप अमेरिका से ज़्यादा खरीदो। और भारत को तो साफ उन्होंने जतला दिया है कि साहब डिफेंस में ज़्यादा खरीदिए, एनर्जी ज़्यादा खरीदिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदिए। ये 3 एरियाज़ में जहां वो अपना एक्सपोर्ट अमेरिका का बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है साहब। और जहां तक एनर्जी का सवाल है, आपको याद होगा कि स्वेरिंग इन के दौरान हमारे जो हैं जो अंबानी साहब हैं, उनको वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया था। अंबानी साहब तो एनर्जी में हमारे सबसे बड़े निर्माता हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि वहाँ पे पहुँचे हुए थे अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी इस स्वेरिंग इन सेरेमनी पे। इट इज़ अ गुड ऑगरी कि एनर्जी के अंदर हमारा निर्यात हो सकता है, हमारा ट्रेड हो सकता है। डिफेंस, अभी भारत ने जो है टेंडर फ्लोट किया है फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी। 112 हमको चाहिए 4.5 जनरेशन फाइटर्स, जिसमें इन द फ्रे हैं इस वक्त पुराने महारथियों के अलावा अमेरिका के F-16, जिसका नया अवतार अमेरिका देना चाहता है, F-21, F-18 हॉर्नेट। और इसके अलावा अभी अटकल लगाई जा रही है कि बाइडेन साहब के कार्यकाल में तो कोई सवाल नहीं था कि भारत को F-35 लाइटनिंग दी जाए। जापान के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, दोनों क्वाड के मेंबर हैं, भारत को नहीं दे सकते साहब, भारत पे विश्वास नहीं है। और इसके चलते पाकिस्तान को F-16 दिए थे 20 साल पहले, 30 साल हो रहे अब तो उसकी बराबरी का जहाज दे देंगे साहब, घिसा पिटा पुराना, हाँ थोड़ा सा अपग्रेड करके दे देंगे, तुम इसी के लायक हो, पाकिस्तान से हमने तुमको नीचे रखना है। ये तो थिंकिंग थी कोल्ड वॉर में कि पाकिस्तान के पास F-104 आएंगे, इंडिया को नहीं देंगे, तभी मजबूरन इंडिया को MiG-21 लेने पड़े थे। तो साहब खुशी की बात यह है कि सुना जा रहा है कि जो अब बाइडेन साहब के जाने के पश्चात डोनाल्ड ट्रंप F-35 ऑफर कर रहे हैं, इंडिया को ऑफर कर रहे हैं। और क्या हमको, और ये जो जहाज हैं F-35, ये बेंगलोर के एयर शो में भी आ गए हैं, जहां पे कि Su-57 रूसियों ने भी भेज दिया है, वो भी कंपीट कर रहे हैं इस बड़े मेगा डील के लिए, ऑफर के लिए। तो साहब अब सवाल ये है कि क्या हम F-35 खरीदें? साहब बात यह है कि ये दुनिया का बेस्ट स्टेल्थ फाइटर है इस वक्त, आज के दिन F-20 को छोड़कर ये दुनिया का बेस्ट स्टेल्थ फाइटर है, जो यूरोप खरीद रहा है, जापान खरीद रहा है, बहुत सारे देश टॉप ऑफ द लाइन कंट्रीज खरीद रहे हैं। बात यह है महंगा खूब है, 1800 करोड़ का एक जेट होगा। और इसके अलावा हिडन कॉस्ट बहुत होंगे साहब, हिडन कॉस्ट बहुत होंगे, जैसे कि इसका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम है वो अलग है। एंड अगर हमारे एयर डिफेंस कंप्यूटर सिस्टम से टॉक करना है, एंटी मिसाइल सिस्टम से टॉक करना है, बाकी जहाज़ों से टॉक करना है, एवैक से लिंक करना है, तो आपको तो साहब पूरा अपना सिस्टम ही बदली करना होगा। हिडन कॉस्ट होंगे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हिडन कॉस्ट होंगे, सौदा थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन जेट है, दुनिया का बेस्ट जेट फाइटर है। चीन के पास 300 है F-5 फाइटर, पाकिस्तान चीन से खरीद रहा है, फाइटर पायलट अपने ट्रेनिंग के लिए भेज दिए। ये तो हद हो जाएगी कि पाकिस्तान आपसे पहले 5th जनरेशन फाइटर ले आए। अब साहब हम जो भी अपना आम का तो हमें बनाना पड़ेगा अपने देश के अंदर, लेकिन स्टॉप गैप मेजर के लिए 18 से 36 कम से कम आपको ये या तो F-35 या Su-57 लेने होंगे। Su-57 का फ़ायदा ये है कि वो देश में प्रोडक्शन का ऑफ़र कर रहे हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल साथ देने को तैयार हैं, एयर टू एयर। F-35 में 2 एयर टू एयर मिसाइल हैं, हमको 4 चाहिए, जो हमारे आस्त्रा मिसाइल उसके साथ फिट करने होंगे। अमेरिका बोलता है साहब आप हाथ नहीं लगा सकते हमारे बगैर इजाज़त के, और जहाँ भी जहाज़ रखोगे बताना पड़ेगा कहाँ बेस किए हैं, और कोई
छेड़छाड़ तो नहीं की जहाज़ों के साथ। तो प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट ये सरकार को फैसला अब लेना पड़ेगा और जल्द लेना पड़ेगा। शायद कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हों जब मोदी जी जाते हैं वॉशिंगटन में, कल पहुंच जाते हैं। इसके अलावा स्ट्राइकर की भी डील है, कुछ और हथियारों की बातचीत हो रही है। अहम डील ये फाइटर डील होगी, सबसे ज़्यादा बड़ी डील ये होगी। तो क्या भारत कुछ डील कर पाएगा अमेरिका के साथ या नहीं, ये एक बड़ा बुनियादी एक स्टार्टिंग स्टेप होगा रेस्टोरेशन ऑफ इंडो अमेरिकन टाइज के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रांजैक्शनल नेता हैं, उनको अपनी तरफ लाने के लिए इट विल बी अ बिग स्टेप, ट्रांजैक्शनल स्टेप। सो लेट अस सी, वेट एंड वॉच होता है क्या। जहाँ तक टैरिफ्स का सवाल है, एक और टैरिफ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और वो कौन सा साहब, वो है एल्युमिनियम और आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का टैरिफ। अमेरिका ने धमकी दी है कि 25% जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है मेरे को, उस पर मैं लगाऊंगा टैरिफ, एल्युमिनियम, आयरन एंड स्टील, राइट। अब भारत कोई $2.2 बिलियन का स्टील प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है अमेरिका को, और कोई $1 बिलियन से थोड़ा कम $950 मिलियन का एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ठीक है साहब, तो ये इतना बड़ा नहीं है। जो ज़्यादातर जो सेल खूब कर रहा है वो है चीन, वो है कनाडा, मेक्सिको और ब्राज़ील और वियतनाम, वो ज़्यादा आयरन एंड स्टील जो है वो बेच रहा है अमेरिका को। तो ये भी आई डोंट थिंक इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम है। और अगर टैरिफ वॉर थोड़े मतलब नहीं कोई सुलझा पाते, तो फिर भारत के पास विकल्प है कि हम भाई और देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ हम को है फ्री FTA कर लें और को करें, ताकि कहीं और अगर वह अमेरिका खरीदने से मना कर दे तो कहीं और हमको बेचने का विकल्प जो है वो ओपन हो जाए। तो ये है साहब प्रॉब्लम्स भारत और अमेरिका के बीच में। ये मैं फिर दोहराता हूँ कि जो एंकर प्रीमाइज है गुड इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप्स का, वो है चीन के खिलाफ एक कॉमन, एक एनिमी, कॉमन थ्रेट। एनिमी तो नहीं कहूँगा, थ्रेट की बात करूँगा कि दोनों को चीन से धमकी है, कॉमन थ्रेट है। चीन ने बोल दिया है कि मैं यारलुंग सांगपो के ऊपर डैम बना के पानी बंद कर दूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप वो कर रहे हैं, ही डिडंट स्टार्ट द यूक्रेन वॉर, वो उसे बंद करना चाहते हैं, वो पिवट बैक टू एशिया करना चाहते हैं, तो फिर उनको अमेरिका और जापान की ज़रूरत है। सिंपल लॉजिक, गोइंग बाय प्योर लॉजिक, उनको ज़रूरत है। और इस ज़रूरत के चलते हमारे रिश्तों में बेहतरी आ सकती है। और जो भी डैमेज डेमोक्रेटिक कार्यकाल में बाइडेन साहब के दौरान हुआ, उसको रिवर्स किया जा सकता है। जय भारत, जय हिंद।